हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और एक बार फिर आ चुके हैं भारत में राष्ट्रवाद का 5वां पार्ट लेकर के। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बारे में और उसके बाद हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय इस पार्ट में हम लोग देखेंगे और इसका विस्तृत जो रूप है वो हम लोग इसके अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं इस पार्ट में। जैसे इसके चौथे पार्ट के लास्ट में हमने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अमृतसर में जो अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, उस पर 2 मुद्दे के आधार पर एक प्रस्ताव जारी किया गया था और उस प्रस्ताव के जरिए ही या उस प्रस्ताव के बाद ही बोला गया था कि भारत में अब असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। तो हमने बोला था कि इसके अगला पार्ट में हम बताएंगे कि वो 2 मुद्दे क्या थे। ठीक है, तो वो जो 2 मुद्दे थे वो था खिलाफत आंदोलन का मुद्दा और दूसरा था पंजाब बर्बरता के विरुद्ध न्याय। यहाँ पे जो पंजाब बर्बरता है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसी के न्याय के लिए, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोगों को मार दिया गया था, उसी के न्याय के लिए भी असहयोग आंदोलन जारी रखने या चलाने की प्रस्ताव जारी किया गया। और बाद में उसमें एक और मुद्दा को जोड़ा गया जो है स्वराज प्राप्ति की मुद्दा। ठीक है, यानी कि असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और जालियांवाला बाग हत्याकांड और स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया था 3 मुद्दे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर असहयोग आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, या असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था। तो महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि अंग्रेज व्यापार के लिए भारत में आए और उस समय भी भारतीय ने उनको सहयोग दिया और व्यापार के साथ ही उन्होंने भारत पर ही शासन व्यवस्था जो शुरू किया, उसमें कहीं ना कहीं भारत के ही सहयोग से उन्होंने भारतीय पर ही शासन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो वहीं से महात्मा गांधी का मानना हुआ कि यदि भारत के आदमी अगर अंग्रेज़ों को सहायता न करे, अर्थात असहयोग हो जाए, तो वो कहाँ पे शासन करेंगे या किस पे करेंगे। ठीक है, इस तरीका के सोच रख करके उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला लिया और उन्होंने ये भी बताया कि यदि भारत के लोग असहयोग आंदोलन को काफ़ी ईमानदारी से 1 साल तक पालन करते रहे तो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर ही स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात भारत पे हमारा अधिकार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से भारत में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया। सबसे पहले महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को चलाने से पहले एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया लोगों के सामने, या राष्ट्रवादी जो भी व्यक्ति थे या उनका जो भी सहयोगी थे जिन्होंने इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने 2 तरीके का कार्यक्रम जिसमें पहला कार्यक्रम था वो था ब्रिटिश सरकार को कमज़ोर करना नैतिक परंपरा को अपना करके। ठीक है, और दूसरा था कि कुछ रचनात्मक कार्य करके ब्रिटिश सरकार को कमज़ोर करना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नैतिक नीति को अपना करके ब्रिटिश शासन को कैसे या क्या कार्य था जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को कमज़ोर करना था असहयोग आंदोलन के जरिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है कि सरकारी और गैर सरकारी समारोह जो है या स्कूल या कॉलेज है, उन सभी को बहिष्कार करना। यानी कि ब्रिटिश सरकार जहां भी शासन करती थी, सरकारी या गैर सरकारी समारोहों पर या स्कूलों पर, उन सभी पे भारतीयों को बहिष्कार कर देना। और उसके बाद विदेशी वस्तु जो है उनको भी नहीं अपनाना है, अर्थात विदेशी वस्तु को भी बहिष्कार करना है। वहीं पे जब असहयोग आंदोलन के समय ही विधान परिषद चुनाव होना था, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में ये भी रखा कि उस विधान परिषद चुनाव को बहिष्कार करना है भारतीय लोगों के द्वारा। ठीक है, यही था नैतिक कार्यक्रम को अपना करके ब्रिटिश शासन को कमज़ोर करने की नीति असहयोग आंदोलन में। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि कुछ रचनात्मक कार्य करके ब्रिटिश सरकार को कैसे कमज़ोर किया जा सकता था असहयोग आंदोलन के द्वारा। इस रचनात्मक कार्य में था कि राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय खोले जाएंगे, इसलिए कि एक तरफ जहां सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज जो है, सरकारी या गैर सरकारी, उसका बहिष्कार करना है, अर्थात उसमें पढ़ने नहीं जाना है या
उसका किसी तरह से विरोध करना है, तो वहीं पे विद्यार्थियों की जो शिक्षा थी वो स्थगित हो जाती। तो स्थगित न होने के लिए बहिष्कार के टाइम में ही राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज खोलना था। ठीक है, ये सब कार्यक्रम था असहयोग आंदोलन का। और उसके बाद स्वदेशी अपनाना था, यानी कि जहाँ पे विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना है अर्थात उसको नहीं अपनाना है, तो वहीं पे स्वदेशी सामान को यूज करना है, स्वदेशी सामान को अपनाना है। और उसके बाद असहयोग आंदोलन में कार्य था कि न्यायालय का न्याय न मान करके पंचों का फैसला मानना है, अर्थात जो भारतीय लोग जो थे वो पंचायत करेंगे, उसी में से जो पंच होगा उसका फैसला मानना है, अर्थात न्यायालय का कोई फैसला नहीं मानना है, उल्टे में न्यायालय को बहिष्कार करना है। और तीसरा था कि चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना है। उसके बाद है तिलक स्वराज कोष। ठीक है, तिलक स्वराज कोष एक कमेटी थी जिसमें पूरा देश से पैसा इकट्ठा करना था। इसका लक्ष्य था 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना, और इन पैसों को पूरा भारत में लगभग 20 लाख चरखे बना करके वितरण करना था। तो ये था कार्यक्रम असहयोग आंदोलन का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि नैतिक कार्य को अपना करके कैसे सरकार को कमज़ोर करना है, और उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा कि कुछ रचनात्मक कार्य करके कैसे ब्रिटिश सरकार को कमज़ोर करना है। तो यही था असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रवादियों या महात्मा गांधी के सहयोगियों द्वारा इसको पूर्ण करना था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन, उसका प्रारंभ कैसे होता है। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया गया, और जैसे ही असहयोग आंदोलन चलाया गया पूरे भारत के लोगों ने शामिल होकर के इसको काफ़ी ज़्यादा सहमति प्रदान किया। ठीक है, और वहीं पे जहाँ कॉलेजों स्कूलों को बहिष्कार करना था, तो भारत के छात्र छात्राओं द्वारा कॉलेजों स्कूलों का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं या कपड़े का भी बहिष्कार किया गया। और असहयोग आंदोलन में जहाँ स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार होता था, तो वहीं पे उनकी शिक्षा बाधित ना हो जाए, उसके लिए असहयोग आंदोलन के समय में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको AMU भी बोलते हैं, उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, और काशी विद्यापीठ खोला गया, जिससे छात्र छात्राओं की जो शिक्षा है वो बाधित न हो। और उसके बाद क्या किया गया कि 17 नवंबर 1922 को मुंबई में हड़ताल कर दिया गया, जब ब्रिटिश प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई आए थे। ठीक है, यानी प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत मुंबई हड़ताल के द्वारा किया गया था 17 नवंबर 1922 में। यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स जो है एक खिताब है या एक उपाधि टाइप के माना जाता है, ब्रिटिश सरकार में युवराज या युवरानियों को दिया जाता है। इसी प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत आने पर उनको हड़ताल के द्वारा स्वागत किया गया 17 नवंबर 1922 में। ठीक है, इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण या इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करते हुए ब्रिटिश शासन ने लगभग 30,000 राष्ट्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी, लेकिन उसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में एक राजनीतिक जुलूस में पुलिसों द्वारा किया गया फायरिंग के कारण वहां के स्थानीय लोगों ने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पे 5 फरवरी 1922 को पुलिस थाने में ही आग लगा दिया, जिसके कारण वहीं पे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, अर्थात 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। तब जाकर के महात्मा गांधी को लगा कि अभी पूरा देश पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण 12 फरवरी को महात्मा गांधी के निर्णय अनुसार असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और वहीं पे मार्च 1922 में महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की कारावास की सज़ा सुनाई गई। और महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के साथ ही असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, अर्थात कुछ दिन के लिए भारत एक तरीक़े से शून्य बन गया, यानी जहां से वो चला था वहीं पहुंच गया। और इस आंदोलन का जो मुद्दा था
खिलाफत आंदोलन का मुद्दा और पंजाब बर्बरता के विरुद्ध न्याय, इसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अर्थात स्वराज की भी प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है। और इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम जो एकता थी वो भी अलग अलग होने लगी। इस तरीक़े से असहयोग आंदोलन पूरे भारत में एक विफल आंदोलन के रूप में देखा जाता है। लेकिन इस आंदोलन ने पूरे भारत में आदमियों को एक विश्वास जरूर दिला दिया कि यदि हम संगठित हो करके लड़े तो ब्रिटिश सरकार को एक ना एक दिन यहाँ से ज़रूर भागना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो आंदोलन था इसकी सबसे महान उपलब्धि थी कि इसमें पहली बार पूरे भारत एकत्रित होकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ा था। इस तरीक़े से भारत में असहयोग आंदोलन एक विफल होने के बाद भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ जो भारत को दे करके गया। उसी में से कुछ उपलब्धि था जो हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त दिया भारत में, जो भारत को एक सूत्र में बांधने का काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया। और दूसरे में चरखा एवं करघा को भारत में बढ़ावा मिला असहयोग आंदोलन के साथ ही। तो यही था भारत में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम और उसका प्रारंभिक बिंदु। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इस पार्ट में हम लोग केवल इसका केवल परिचय देखेंगे। उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण क्या है अगले पार्ट में देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है सरकार द्वारा लाया गया कानून को विनम्रता पूर्वक उसको उल्लंघन करना, अर्थात उसको न मानना। ठीक है। यही होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाया गया था। इसने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जहां एक तरफ पूरा भारत शून्य हो चुका था, उसमें अब मृत प्राय की स्थिति आ गई थी कि महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई है और उसमें कोई राष्ट्रवादी की तरह से कोई आग नहीं था। लेकिन वहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बार फिर से महात्मा गांधी ने ला करके पूरे राष्ट्रवादियों को एक नया जीवन दिया और वहीं से एक बार और पूरा देश एकत्रित होकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा हो उठा। ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या क्या कारण है जिसके कारण इस आंदोलन को करना पड़ा भारत में, उस चीज़ को हम लोग इसके अगले पार्ट में देखें। तो आज के इस पार्ट में इतना ही था, असहयोग आंदोलन और उसका प्रारंभ और सविनय अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त परिचय। ठीक है। इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, जैसे साइमन कमीशन हो गया या देशव्यापी हड़ताल हो गया या मेरठ षड्यंत्र हो गया, लाहौर षड्यंत्र, इन सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल्स में इसी चैप्टर के अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।